स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कंप्यूटर क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया था। ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे कंप्यूटर सिस्टम के, जिसमें से हमने इनपुट यूनिट डिस्कस कर लिया था। सीपीयू क्या होता है ये हमने पढ़ लिया था और सीपीयू का जो फर्स्ट पार्ट था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये हम डिस्कस कर चुके थे पार्ट 1 ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बाकी बचे हुए यूनिट्स, जिसमें हमारा रह गया था मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इन तीनों यूनिट्स को आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 वीडियो और हम स्टार्ट करेंगे सीपीयू के सेकंड पार्ट से, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये कंप्यूटर सिस्टम का। एक्चुअली ये स्टोरेज कंपोनेंट होता है किसी भी कंप्यूटर का। जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हम एंटर करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में थ्रू इनपुट डिवाइसेस, वो सबसे पहले स्टोर होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, मेमोरी यूनिट में पहले स्टोर किया जाता है, उससे पहले कि उनकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो सके। उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा और इंस्ट्रक्शंस की जो प्रोसेसिंग होगी वो एएलयू के द्वारा होगी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होगी। और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेंगे वो डायरेक्टली हम आउटपुट यूनिट में नहीं देंगे, पहले वो कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर किए जाएंगे और वो स्टोरेज का काम भी कंप्यूटर की मेमोरी ही करेगी, मेमोरी यूनिट ही करेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट काम है मेमोरी यूनिट का। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि आप मेमोरी यूनिट की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे बी पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज मेमोरी यूनिट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमयू से लिखते हैं। The data and instructions entered into the computer system through input units have to be stored inside the computer before actual processing start. देखिए स्टूडेंट्स, जो भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में ऐड किए जाते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उनको सबसे पहले कंप्यूटर में स्टोर करना होता है। इससे पहले कि डाटा और इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो, उससे पहले वो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर होंगे। और वो स्टोर कहाँ होंगे? मेमोरी यूनिट के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाएगा डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को। Similarly, the final results of the computations are also needed to be stored on to the memory before passing them to the output unit. और इसी प्रकार से जब डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस की कंप्यूटेशंस हो जाएंगी, जब हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो भी पहले कंप्यूटर की मेमोरी में ही स्टोर किए जाएंगे, इससे पहले कि वो आउटपुट यूनिट में भेजे जाएं। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद मेमोरी यूनिट में, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, उनका भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देंगे। उसके बाद हम अगला यूनिट जो है कंट्रोल यूनिट, वो डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं मेमोरी यूनिट को और देखते हैं कि मेमोरी यूनिट की थ्योरी में आप और क्या ऐड करके आएंगे। दिस स्टोरेज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज मेमोरी यूनिट। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो स्टोरेज कंपोनेंट होता है वो मेमोरी यूनिट होता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी आखिरकार कितने प्रकार की होती है। तो आप हेडिंग बनाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो यहाँ लिखेंगे मेमोरी जो है कंप्यूटर की, उसको हम बेसिकली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी आगे 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रैम, जो प्राइमरी मेमोरी का फर्स्ट पार्ट होता है वो है रैम, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट होता है रोम, जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अब हम इन सभी मेमोरीज को 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को। तो सबसे पहली जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, इसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं और इसको हम एसेंशियल मेमोरी भी बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस हमारे पास होगा एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होगा। और प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में आप क्या लिखेंगे। तो मेमोरी के फर्स्ट पॉइंट में आप हेडिंग बनाएंगे प्राइमरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी और एसेंशियल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और एसेंशियल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट इन नेचर, काफ़ी फास्ट होती है ये मेमोरी। कहने का मतलब ये है
कि हम इस मेमोरी में डाटा बड़ी तेज़ी से, बड़ी स्पीड के साथ भेज भी सकते हैं और बड़ी स्पीड के साथ, बहुत हाई स्पीड के साथ प्राइमरी मेमोरी से डाटा रिट्रीव भी कर सकते हैं, मींस ले भी सकते हैं। तो इसका नेचर जो है वो फास्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी का ये एडवांटेज होता है। ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड शुड बी स्टोर्ड फर्स्ट इनटू दिस मेमोरी। जितना भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस होगा कंप्यूटर के अंदर जिसको एग्जीक्यूट करना है सीपीयू ने, वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही स्टोर किया जाएगा। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार की होती है। फर्स्ट रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम इस मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, और फाइनली जब हमें वो इंस्ट्रक्शंस या डाटा नहीं चाहिए होगा उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। बट इसकी ये प्रॉब्लम होती है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करोगे तो जितना भी डाटा इस मेमोरी के अंदर पड़ा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप MS एक्सेल में या फिर MS वर्ड में, MS पावर पॉइंट में काम कर रहे होते हैं तो अचानक ही लाइट चली जाती है, तो कंप्यूटर में जितना भी आपने लिखा होता है, जितना भी आपने टाइप किया होता है, वो सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। इसलिए आपको कहते हैं कि साथ साथ कंट्रोल S का बटन दबा के उसको आप सेव करते जाइए तो ही सही रहेगा, फिर वो लॉस्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं इसके बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रैम भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। इसको हम रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एज एनी इंफॉर्मेशन ऑन इट कैन बी रिटर्न, रीड एंड फाइनली डिलीटेड व्हेन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लास्ट में डिलीट भी कर सकते हैं जब हमें वो नहीं चाहिए होती इंफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बाद की थ्योरी हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की थ्योरी में आप और क्या ऐड करके आएंगे। रैम इज वोलाटाइल इन नेचर। रैम जो है वो वोलाटाइल होती है नेचर में। कहने का मतलब रैम जो है वो टेम्परेरी होती है। रैम के अंदर जितने भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर किए जाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। It means that when the power of the computer is switched off, its content gets lost. जैसे ही आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, लाइट जाएगी, तो रैम के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो लॉस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका डिसएडवांटेज भी है। आइए बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी की, जो कि है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे वो सिर्फ रीड किए जा सकेंगे, उनको हम अल्टर नहीं कर पाएंगे, उनको हम राइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए रैंडम जो हमारी रीड ओनली मेमोरी होती है उसके अंदर सिर्फ वही प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बार बार अल्टर ना करना पड़े। और ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर होती है। कहने का मतलब जैसे ही लाइट जाएगी तो इसके कंटेंट्स जो हैं वो लॉस नहीं होंगे, वो कंप्यूटर में एज इट इज ही रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं रीड ओनली मेमोरी की थ्योरी में आप क्या लिखेंगे। दिस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम दैट डोंट नीड रेगुलर अल्टरनेशन। इस मेमोरी के अंदर सिर्फ वही प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं जिनको बार बार अल्टर ना करना पड़े। डाटा स्टोर इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर। इसके अंदर जितना भी डाटा होता है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है। कहने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। दैट इज डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी करोगे तो डाटा जितना भी होगा रीड ओनली मेमोरी में वो कभी भी लॉस नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में और उसके डिफरेंट टाइप्स, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी के साथ दिक्कत ये है कि प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है और साथ के साथ प्राइमरी मेमोरी कॉस्टली भी बहुत होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है स्टोर करने के लिए कंप्यूटर के अंदर, तो आप प्राइमरी मेमोरी के साथ आपको एक और मेमोरी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जो डाटा एंड प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होंगे वो परमानेंटली स्टोर होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो भी नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगी। अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दोगे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जितना भी डाटा एंड प्रोग्राम्स पड़े होंगे वो कभी भी लॉस्ट नहीं होंगे। सेकेंडरी मेमोरी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैग्नेटिक टेप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क हैं, मैग्नेटिक ड्रम्स हैं,
पेन ड्राइव्स हैं, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है। तो बहुत सारी टाइप्स की आप सेकेंडरी मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा जो है कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। तो आप हेडिंग बनाएंगे सेकेंड टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी मेमोरी। इसका दूसरा नाम है एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी इसको बोला जाता है। इट स्टोर्स डाटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। ये डाटा एंड प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करके रखती है। हेंस इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इसलिए ये भी नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलेटाइल नेचर का क्या मतलब होता है? दैट इज इट रिटेन्स इट्स कंटेंट्स इवन व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दोगे, लाइट चली भी जाएगी, तब भी इसका डाटा एंड प्रोग्राम्स जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा वो एज इट इज ही रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। It has much larger capacity, usually in gigabytes, and much cheaper than प्राइमरी मेमोरी। देखिए स्टूडेंट, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके दो फायदे होते हैं। एक तो इसकी जो कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की वो बहुत ज़्यादा होती है, गीगाबाइट्स में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। और साथ के साथ ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती भी होती है, चीपर भी होती है। तो आप बहुत ही कम दाम में बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। एग्जाम्पल पेन ड्राइव्स, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इनके अलावा भी जो है सेकेंडरी मेमोरीज जो होती हैं एग्जिस्ट करती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका खत्म होता है मेमोरी यूनिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, दैट इज कंट्रोल यूनिट के बारे में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि है कंट्रोल यूनिट। तो आप हेडिंग बनाएंगे कंट्रोल यूनिट सीयू। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें कि कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का नर्वस सिस्टम होता है तो कहना गलत नहीं होगा। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नर्वस सिस्टम होता है जो हमें बताता है कि हमें कब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करना है। जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, हाथ पैर, जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सबकी फंक्शनिंग को कौन कंट्रोल करता है? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम। उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल यूनिट बाकी सभी यूनिट्स की, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, चाहे वो ALU हो, चाहे वो MU हो, चाहे वो आउटपुट यूनिट हो, सबकी फंक्शनिंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जिससे बाकी सारे यूनिट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, उनकी फंक्शनिंग जो है वो कंट्रोल की जाती है। आप देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में कंट्रोल यूनिट से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हर एक यूनिट में जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल यूनिट से डॉटेड लाइन जो है वो ALU में भी जा रही है। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फ्लो ऑफ कंट्रोल सिग्नल रिप्रेजेंट कर रही है। कंट्रोल यूनिट से डॉटेड लाइन जो है वो इनपुट यूनिट में भी जा रही है। कंट्रोल यूनिट से डॉटेड लाइन जो है वो आउटपुट यूनिट में भी जा रही है। कंट्रोल यूनिट से डॉटेड लाइन जो है वो मेमोरी यूनिट में भी जा रही है। तो कंट्रोल यूनिट से डॉटेड लाइन जो है वो आपने हर एक यूनिट में जाते हुए दिखानी है एग्जाम के अंदर। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि कंट्रोल यूनिट हमें इनपुट यूनिट को बताता है कि भाई तुमने कब डाटा इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में भेजनी है। कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट को बताता है कि कब आपने फाइनल रिजल्ट को यूजर को देना है जिसको चाहिए। और कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को बताता है कि कब और कैसे तुमने डाटा को कंप्यूट करना है, कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर अप्लाई करना है। तो सब कुछ जो है कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। इट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट जो है वो किसी भी कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम होता है। कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर यूनिट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करके बाकी बची हुई यूनिट्स हैं जो कंप्यूटर की, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, चाहे वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो, चाहे वो मेमोरी यूनिट हो, चाहे वो आउटपुट यूनिट हो, उन सबकी फंक्शनिंग को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। इट टेल्स द इनपुट यूनिट व्हेन टू फीड डाटा इनटू द मेमोरी। कंट्रोल यूनिट बताता है इनपुट यूनिट को भाई तुमने कब डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी यूनिट में भेजने हैं। इट टेल्स द आउटपुट यूनिट व्हेन टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम मेमोरी एंड सप्लाई टू द यूजर। फाइनल रिजल्ट जो होता है वो मेमोरी यूनिट में स्टोर होता है। तो कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूनिट को सिग्नल देता है कि कब आपने मेमोरी यूनिट से फाइनल रिजल्ट लेना है और यूजर को देना है। इट ऑल्सो टेल्स ALU व्हेन एंड व्हाट टू बी डन विद द डाटा। कंट्रोल यूनिट जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट
को भी बताता है कि आपने कब और कैसे डाटा को प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सीपीयू का। तो स्टूडेंट्स अब हमारा एक यूनिट रह गया है कंप्यूटर सिस्टम का, वो है आउटपुट यूनिट। वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, जिसका नाम है आउटपुट यूनिट। देखिए स्टूडेंट्स, जितना भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर के अंदर एंटर किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू के द्वारा। और जो प्रोसेस रिजल्ट होते हैं, जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं, उनको अगर यूजर को सप्लाई करना है तो वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आउटपुट यूनिट है उसका काम बिल्कुल इनपुट यूनिट से ऑपोजिट है, रिवर्स है। कहने का मतलब ये है कि आउटपुट यूनिट ही कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आउटपुट यूनिट की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे, थर्ड important unit of computer is output unit. The data and instructions entered by the input unit is processed by CPU. जितना भी डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में एंटर किया जाता है वो सीपीयू में प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट्स मस्ट बी सप्लाइड टू द यूजर। डाटा की प्रोसेसिंग होगी और जो प्रोसेस डाटा है, फाइनल रिजल्ट्स है, वो मेमोरी यूनिट में स्टोर हो गए। वहां से जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो यूजर को सप्लाई करना होता है हमें, और वो कौन करता है? वो आउटपुट यूनिट करता है। दिस टास्क इज डन बाय द आउटपुट यूनिट। ये काम आउटपुट यूनिट के द्वारा किया जाता है। Thus जॉब ऑफ आउटपुट यूनिट इज रिवर्स टू दैट ऑफ इनपुट यूनिट। कहने का मतलब आउटपुट यूनिट का काम बिल्कुल इनपुट यूनिट से ऑपोजिट है, उसका रिवर्स है। इट गिव्स रिजल्ट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये फाइनल रिजल्ट्स को बाहर की दुनिया में देता है, यूजर को देता है। एंड इट ऑल्सो लिंक्स द कंप्यूटर विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये कंप्यूटर को बाहरी एनवायरनमेंट से जोड़ता है, मींस यूजर से जोड़ता है। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप आउटपुट यूनिट में और क्या लिख के आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी बची हुई थ्योरी आउटपुट यूनिट की। देखिए स्टूडेंट्स, सीपीयू से जो हमें प्रोसेस रिजल्ट मिलता है वो बाइनरी फॉर्म में मिलता है, बाइनरी कोड्स की फॉर्म में मिलता है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म नहीं है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आउटपुट यूनिट की कि वो प्रोसेस रिजल्ट जो कि बाइनरी कोड्स में है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करे जिसको ह्यूमन या फिर यूजर समझ पाए। तो स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस के। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि लास्ट पार्ट में आप क्या लिखेंगे। It receives the process result in binary forms and convert it to human understandable form. तो स्टूडेंट्स इसका काम क्या है? ये प्रोसेस रिजल्ट को रिसीव करता है, बट वो प्रोसेस रिजल्ट बाइनरी फॉर्म्स में होता है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है? उस प्रोसेस रिजल्ट को जो कि बाइनरी फॉर्म में है उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सम एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हम जनरली यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर भी, प्रिंटर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब हमें किसी चीज़ का प्रिंट आउट निकालना होता है तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। सी ग्राफ प्लॉटर्स, साइंटिस्ट लोग इसको बहुत यूज करते हैं ग्राफ प्लॉटर्स को। कार्ड पंच है एक आउटपुट डिवाइस, पेपर टेप पंच भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ खत्म होता है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 मार्क्स में ही आएगा। डायग्राम आपको सिर्फ यही बनाना है, और जितना मैंने आपको थ्योरी में लिखवाया अगर आप वो एग्जाम में लिखाओगे तो आपको 100% 8 मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।